आफ्टर डिलीवरी फीमेल बॉडी वापस किस तरह जा रही होती है, मतलब उसके बाद की क्या केयर होती है? जैसे मैंने बात की ना कि पहले देखो प्रेगनेंसी में तो हर कोई बड़ा ख्याल कर रहा होता है, प्रेगनेंसी के बाद याद रखें ख़वातीन, उन्हें अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। ठीक है, ये जो छिले वाला टाइम होता है ना, इसमें एक तो मैं डाइटिंग को बहुत सख्ती से मना करती हूँ कि आपने डाइट नहीं करना है इस टाइम के ऊपर, यानी एकदम से आप अपने उन कपड़ों में वापस नहीं आओगे जो कि आप प्रेगनेंसी से पहले पहन रहे थे। जो लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है ये जो आफ्टर डिलीवरी 40 डेज आफ्टर डिलीवरी, वो समझते हैं कि फौरन बेबी डिलीवर हुआ तो हमारा वजन भी उतना ही हो जाएगा और हमारा वेट भी, वो ऐसा नहीं होता। स्किन स्ट्रेच हुई हुई थी, उसको वापस जाने में टाइम लेता है। इवन डिलीवरी के टाइम पे यूट्रस एकदम से छोटा नहीं होता, उसमें ब्लड होता है और उसमें भी म्यूकस और बाकी चीज़ें होती हैं, तो वो भी तकरीबन कह लें 10-12 दिन ले जाता है अपनी शेप में वापस जाने में। जो पहले 40 डेज़ होते हैं ना, मैक्सिमम चेंजेस इस वक्त आ रही होती हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है, जैसे कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो नट्स ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। वो मदर्स बनाती हैं पंजीरी एंड ऑल बिल्कुल, वो मैं कभी दैट मना नहीं किया मैंने, हाँ बिल्कुल। उसमें जो लोग वेट कॉन्शियस है वो घी मत डालें, घी का इस्तेमाल कम कर लें। ऑल्दो कि घी मना नहीं है, देसी घी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो नट्स देने का है। नट्स बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं और उनमें कह लें प्रोटीन्स भी बड़ी अच्छे वाले फैट्स भी हैं, तो अच्छी ग़िज़ा समझी जाती है। दूसरा, हाई प्रोटीन डाइट इस टाइम पर ज़रूर लें। तीसरा, एक ये जो मिथ है ना कि हम ये खाएंगे तो बच्चे का दूध ख़राब हो जाएगा, ये भी बिल्कुल गलत है। दूध अपने हिसाब से बनना है, आपने अच्छी डाइट लेनी है, आपने मिल्क इंटेक भी करना है। चौथा, एक्सरसाइजेज हैं जो इमीडिएटली आप डिलीवरी स्टार्ट कर सकती हैं अपने आप को शेप में लेके आने के लिए। पांचवा, हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखें, जितना अच्छा पानी का इस्तेमाल करेंगे फीड उतना अच्छा इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और बाहर बहुत लोगों से मिलना जुलना और बाहर आने जाने को इसलिए भी हम कहते हैं, मना करते हैं कि एक तो वो टाइम माँ और बच्चे का आपस का होता है, सेकेंडली इन्फेक्शंस वो कैच ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिस्क पे चली जाती है, लाइक आपकी प्रेगनेंसी रिस्क पे चली जाती है? इसमें जो बेसिक एडवाइस है ना, जो मेरी डाइट की ओवरऑल एडवाइस होती है कि जब हम बाहर का फूड उनको कहते हैं ना अवॉइड करने का, इवन वो जंक खाना चाहती हैं खा लें, पर वो साफ़ सुथरा घर बना लें। बाहर का फूड और ये जो इंस्टेंट नूडल्स हैं, ठीक है, पास्ता बेशक बनाएं वो खा लें, लेकिन जो इंस्टेंट नूडल, इनको मैं सख्ती से मना कर देती हूँ। ठीक है, ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी जो है ना वो अच्छी नहीं है, तो इसमें हो जाता है। दूसरा, अगर आपने फ्रूट्स यूज़ करने हैं, जूसेस की बजाय फ्रूट्स को प्रेफर करें, तो फाइबर आपके अंदर जाता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। सेकेंडली, आप जो फ्रूट यूज़ करें उसको वॉश बहुत अच्छा कर लीजिए, क्योंकि उसके थ्रू भी आपने अगर अच्छा वॉश नहीं किया ना तो उसके थ्रू भी एक बीमारी होती है जो कि बच्चे को डैमेज कर देती है, डेथ भी कॉज कर सकती है। ठीक हो गया। फिर तीसरी आपकी जो चीज़ होती है कि आप बाहर अगर जाके खाते ही हैं तो अनकुक्ड फूड मत लीजिए। ओके, ठीक है, अनकुक्ड फूड मत लीजिए। बाकी मेजॉरिटी फूड जो है आप इस्तेमाल अगर उसमें कर सकते हैं आप कर सकते हैं। बाकी जो दूसरा आपका पार्ट था कि प्रेगनेंसी में क्या चीज़ आपको मॉनिटर करनी चाहिए अपनी, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपकी ये कि जो हमारे पेशेंट्स हैं उनमें ब्लड प्रेशर, शुगर और तीसरा एनीमिया, ये 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा हैं। ब्लड प्रेशर तो अमूमन लोग चेक करवाते रहते हैं, उसका तो पेशेंट को पता लग जाता है, लेकिन जो शुगर है वो साइलेंट किलर है, लोगों को पता नहीं चलता जब तक कि उनके टेस्ट नहीं करवाए जाते, तो वो हम रिकमेंड करते हैं। सेकेंडली, HB का पूरा होना, एनीमिया। अब जब HB उनका कम होता है, ना सिर्फ माँ को इफ़ेक्ट करता है, बच्चे की ग्रोथ को, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट को, हर चीज़ को वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है। ठीक हो गया। सो आयरन लेवल्स को पूरा रखना, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ये हमारे ज़्यादा कॉमन है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर ट्राइमेस्टर में एक दफ़ा अपना हीमोग्लोबिन लेवल चेक करा लें। अब आप सोचो कि एक लड़की जो डिलीवरी के लिए आई है, तो अगर उसका हीमोग्लोबिन है ही 7-8, अब डिलीवरी में कुछ तो लॉस होना ही होना है, तो वो एकदम से फिर हाई रिस्क कैटेगरी मतलब में आ जाती है। अगर HB उसका कम है तो हम कहते हैं कि आपका HB अराउंड 11.5, 11 to 11.5 होना चाहिए एट द टाइम, चाहे नॉर्मल डिलीवरी है चाहे सिजेरियन है, क्योंकि एनीमिक पेशेंट ब्लीड भी ज़्यादा करते हैं। तो ये बहुत बड़ा वो कह लें कि अदर साइलेंट किलर है बेसिकली एनीमिया हमारे, जो कि बाकी चीज़ें हो तो हेमरेज तो हो ही रहा है हमारी, कह लें ना कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी है, जो शरह अमवात है, अभी भी हम बहुत हाई लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है, और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें, जैसे बलूचिस्तान का एरिया आता है जहाँ पे अभी मेडिकल फैसिलिटीज़ उस तरह से नहीं है, वहाँ पे तो बहुत डेंजरस अलार्मिंग हद तक हम हमारे लेवल से, और उसमें मेन किलर हेमरेज है। हेमरेज अभी भी टॉप किलर है और ये प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल से मुराद है इससे बचा जा सकता है,